आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस हमने डिस्कवर किस तरह किया था। इससे पहले हम एटम के अंदर प्रोटॉन भी डिस्कवर कर चुके हैं, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। इसके बाद जब दोस्तों ये तीनों चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी तो मेन चीज़ था फाइंड करनी थी, हमने इनकी लोकेशन फाइंड करनी थी कि आया ये एटम के अंदर किस जगह पे मौजूद हैं। तो उसकी जगह फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों। उसने सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल एमिटर लिया था। अल्फा पार्टिकल एमिटर क्या होता है? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो स्टेबल नहीं होता, जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। उसने एक ऐसा एलिमेंट लिया था जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। वो एलिमेंट कौन सा था? या तो रेडियम हो सकता है या पोलोनियम हो सकता है। इनसे ये दोनों अनस्टेबल हैं, इनके अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। उन रेडिएशंस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और वो हीलियम होते हैं, एक्चुअली हीलियम पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। ठीक हो गया। उसने एक ऐसा अल्फा पार्टिकल एमिटर लिया था जिससे हीलियम के पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। सबसे पहले उसने ये चीज़ ली दोस्तों, यहाँ तक बहुत ईजी था, क्लियर हो गया होगा। और दूसरी उसने गोल्ड फॉयल ली थी। दूसरी क्या ली थी दोस्तों? गोल्ड फॉयल ली थी, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, 0.0004 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही थिन फॉयल उसने ली थी। ये दोनों चीज़ें उसने ले ली दोस्तों। अब उसने क्या किया, इससे जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे उसके रास्ते में उसने जो गोल्ड फॉयल थी उसको प्लेस कर दिया दोस्तों। जब प्लेस किया तो इससे जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे उन्होंने जाकर स्ट्राइक किया इसके साथ दोस्तों। इसके साथ जाके क्या किया? स्ट्राइक किया। जब उसने स्ट्राइक किया तो मोस्टली उसने देखा ज़्यादातर जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस फॉयल से पास कर गए थे, यानी डिफ्लेक्ट किए बगैर इससे गुजर गए थे दोस्तों। इस फॉयल के अंदर से गुजर के आगे निकल गए थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक पहुंच गए थे ज़्यादातर पार्टिकल्स दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन एक इसमें मसला है कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ही कम ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हो गए थे, जिस तरह ये 1-2, और ये बिल्कुल सेंटर से डिफ्लेक्ट हुए थे। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए थे अल्फा पार्टिकल्स, और ज़्यादातर मोस्टली पास कर गए थे। तो ये उसने टोटल एक्सपेरिमेंट दोस्तों किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाली थी। हम सबसे पहले इनकी कंक्लूजन्स को देखते हैं। बहुत ही आसान था, इनकी कंक्लूजन से बहुत ही आसान है। सबसे पहले उसने बोला था कि जो एटम का सेंटर है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। एटम कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में एटम के, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पहली इसकी कंक्लूजन। दूसरी उसने क्या कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज पोर्शन होता है वह सेंटर में एटम में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जिसको हम पोर्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में। और साइड पे नेगेटिव चार्ज पोर्शन होता है जो हमें पता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शेल बोलते हैं। जो शेल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पोर्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा था कि जो एटम होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं दोस्तों? एटम के अंदर हमेशा बराबर होते हैं। ये उसने एक और बात बोली थी, कंक्लूजन निकाली थी। आगे जाके हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी कंक्लूजन्स रॉन्ग थी, क्यों, उसमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे थे। अगली उसने जो बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के, वो न्यूक्लियस से गिर्द ही घूमते रहते हैं। और उसने ये बोला था ये बात कि ये एनर्जी भी रेडिएट करते हैं। वो आगे हम देखेंगे इसका डिफेक्ट था। आगे उसने क्या बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचती है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स जो होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है, सेंटर की तरफ जो भी बॉडी सर्कल में मूव करती है उसका सेंटर से भी एक फोर्स लगती है, उसको जो कंपेल करती है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसने कहा था दोनों बराबर हैं। अगली चीज़ उसने क्या बोली थी कि न्यूक्लियस ऑक्युपाइज स्मॉल वॉल्यूम। ये बात ठीक थी। उसने बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो पूरे एटम में से बस थोड़ा सा एक वॉल्यूम, थोड़ी सी जगह गिरता है, ज़्यादा जगह वो नहीं गिरता, बहुत थोड़ी सी जगह गिरता है। और ये बात बिल्कुल दोस्तों ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर डिफेक्ट्स क्या आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा लेक्चर यहाँ तक समझ आया होगा, बहुत ही ईजी था। आगे देखते हैं इसके डिफेक्ट। सबसे पहला जिसका डिफेक्ट था दोस्तों, जो न्यूटन का रदरफोर्ड का जितना मॉडल था ये बेस था दोस्तों 2 लॉज पे, लॉज ऑफ मोशन पे और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे। और जो लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन है वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं न्यूट्रल बॉडी पे। लेकिन ये तो चार्ज बॉडी के केस में, मसलन प्रोटॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं, इस पे लॉज अप्लाई नहीं होते। पहला इसका ये डिफेक्ट, उसने गलत लॉज का इस्तेमाल किया था जो चार्ज बॉडी पे अप्लाई नहीं होते। दूसरा पॉइंट, कोलैप्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर रिलीज करेगा तो वो स्पायरली घूम के आके जब सेंटर में आके कोलैप्स कर जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आगे जाके बोहर ने इसकी वापस इसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन पेश की थी कि जो एटम होता है वो कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं करता एनर्जी, जिस तरह ये कह रहा था वो, बल्कि जब वो एनर्जी रेडिएट तब करता है जब वो जंपिंग करता है एक शेल से दूसरे शेल में, या ऊपर से नीचे आता है, यानी जंपिंग करता है, तभी एनर्जी रेडिएट होती है। वैसे एनर्जी रेडिएट या एनर्जी का चेंज नहीं आता। तो ये उसकी बात गलत थी। तीसरी चीज़, अगर उसने कहा था कि एनर्जी वो रेडिएट करता है, तो एनर्जी अगर वो रेडिएट करता है तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था।
लेकिन उसने क्या बनाया था, लाइन स्पेक्ट्रम, उसका ये भी एक डिफेक्ट आ गया था कि वो ये भी एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर सका था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। उम्मीद है मुझे कि समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मुश्किल या कोई चीज़ ना समझ आई हो, आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।